जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी मैशत के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि IMF के जो शराइत पूरी करने के बाद जो किस्त है कर्ज़े की वो आपको मिल रही है, और जो डॉलर ने एक अरसे के बाद फिर डिप मारा है और एक रुपया 30 पैसे के करीब उसमें कमी हुई है और आने वाले दिनों में और कमी मुतवक्को है। और जो माशी माहिरीन है इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, और साथ ही और ये सब जो 5 अरब डॉलर हमें मिल जाते हैं रशिया से भी, काज़ाकिस्तान से भी और चीन से भी, तो इसके बाद तो फिर तो हमारे लिए अच्छी खबरें हैं। और अगर चीन को मंसूबे दे देता है पाकिस्तान को कोई और अच्छे, अगर तो आने वाला वक्त को आपको अच्छा नहीं नज़र आ रहा। वो भगत कबीर का एक शेर है कि तेलन जोड़े पली पली और राम लुंढाए कुपा। अच्छा। वो सरसों जब उसके निकालते हैं ना का तेल, तो वो करते ये हैं कि वो उसको थोड़ा 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 पीसते रहते हैं, पीसते तेल निकलता रहता है। तो एक पली आती है, फिर उसके तो इतना बड़ा वो लेके जब जाती है तेलन, तो वो तो उसकी मेहनत होती है कई दिनों की, महीनों की। बल्कि तो राम जो होता है वो बैठा हुआ दुकानदार, वो तो एकदम गड़प करके तोलता है, तो सारे का तोल लेता है। तो अगर तो ये सारे पैसे इसलिए जमा होने हैं कि हमने IMF की जो पैसे मिला के कर्जा देने के लिए कर्जा लेना है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। और स्टेट बैंक की जो ये कानून बना है, कल हमने जिस पे बात की थी, कल हम इससे बात करेंगे, खुद मुख्तारी, ये पाकिस्तान के बारे में ऐसा अजीब व गरीब कानून है कि मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे लगता है कि या तो मिली भगत है अपोजिशन की या गवर्नमेंट की मिल के, या फिर दोनों की जहालत। अच्छा, अब देखिए मैं जरा सा इसकी बुनियादी, ये पाकिस्तान क्या दुनिया में इस तरह का कानून किसी जगह पर नहीं है। अमेरिका की जो ट्रेजरी है ना, वो हालांकि कितनी आज़ाद ट्रेजरी है कि जो 80 के करीब बैंक्स हैं कि जो एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप इतने डॉलर्स हैं साल के, ये खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें जो पहला अमेंडमेंट आई है, इसके जनाब सेक्शन 468 और सब सेक्शन 31 की 8, उसमें जरा पढ़ता हूँ मैं। द बैंक्स, द मेंबर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड इट्स स्टाफ shall neither request nor take any instructions from the government or quasi government तमाम बैंक्स, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बॉडीज, ना गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन लेगी, ना उनको रिक्वेस्ट करेगी, और ना उनसे कोई किसी किस्म की अपना कोई इंस्ट्रक्शन, ना उनसे रिक्वेस्ट करेगी। द ऑटोनॉमी ऑफ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान shall be respected at all times, and no person or entity seek to influence the members, executive committee, monetary policy committee or staff of the bank in the performance of their functions। एक तो ये परफॉर्मेंस हो। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 2A है। 2A जो है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये करारदाद मकासद है। उस करारदाद मकासद में 3 बुनियादी चीज़ें, ये मुल्क, ये कायनात, इसका अल्लाह तबारक व तआला बिला शिरकत गैरे जो है, ये इसका मालिक को मुख्तार है। और हमको जो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये अमानत के तौर पे, और ये अमानत हम अवाम के नुमाइंदों की हैसियत से हम अदा करेंगे, और उनकी सुपरविजन में ये अमानत होगी। तो पहली बात तो ये है कि अगर तमाम अदारे इसके सुपरविजन में चल रहे हैं, तो ये स्टेट बैंक अगर उससे निकल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पूरे 8 लाख 80,000 के करीब किलोमीटर जो रकबा है, उसके अंदर स्टेट बैंक वायदा जिसका पाकिस्तान का एजेंडा मानवी तौर पे ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा करें कि इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये दुनिया पूरी में ये बुकश चीज़ थी कि आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी की सूरत हाल में ये हुआ है कि रिसेंटली जो कोविड आया है, सबसे बड़ी बात है कि टारगेटिंग जो होती है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है, अगर कोविड में उनके बैंक्स ना अमेरिका के, ना बरतानिया के, ना फ्रांस के, अगर उनके साथ ना होते, तो अमेरिका को जो जरूरत पड़ी थी पैसे की, जो उन्होंने 12-12 हज़ार डॉलर दिए, नहीं दे सकते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि उस बुकिश तस्वर को क्या आज़ादी होती है और बैंक, अच्छा न्यूजीलैंड में इन्होंने शुरू किया था 1990 के अंदर। अच्छा, उसको भी कोविड ने उड़ा कर पड़े मारा कि नहीं हो सकता। आप ये तुम लोगों ने, हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब हैं, माशी तज्जिया कार हैं और बड़ी दो टोक किस्म की राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सलीम साहब। जी वालेकुम। फ़ारूक साहब, एक तो IMF की तमाम शराइत आपने मान ली और पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो गई, अब किस्त आपको जारी हो रही है, हुकूमत बड़ी खुश है, डॉलर ने भी जो है वो डिप मारी है।
क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब चीन में भी हैं, कुछ लेकर आएंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से? अच्छी खबरें आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आपने दो से ज्यादा सवाल कर दिए अपने जुमलात में। पहला तो ये आई थिंक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहिए कि अगर मुल्क के ऊपर इजाफी कर्जा चढ़ाया जा रहा है, क्या वो खुशी की बात है? क्या हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देना चाहिए, या ये अफसरदगी की बात है, सोचो फिक्र की बात है कि हम किस तरीके से मजीद कर्जों को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं? ये सोचना जरूरी। दूसरा आपके सवाल का जवाब ये कि क्या $1 बिलियन से हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, जैसे अभी हमें हुकूमती तर्जुमान बता रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। IMF की तारीख है पिछले 75 साल की, कि जो भी मुल्क उनके पैकेज का हिस्सा बना है उनके प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते ही हैं। नहीं, चीन से 3 अरब और काज़ाकिस्तान और रशिया से $1 अरब, $5 अरब, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। इस बारे में अगर $5 ये अरब क्या ये शामिल। अपना फरूख साहब, ये पैसा भी तो वो बेसिकली IMF की तरह के हो सका ना, जिसे हम देख सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। देखिए, एक तो सबसे बुनियादी बात यह है कि वजीर आजम साहब का जो दौरा है वो बाईलैटरल विजिट नहीं है, ये दो अच्छा, तरफा दौरा नहीं है। ठीक। ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट को इनवाइट किया गया है विंटर ओलंपिक्स के लिए, और वो वहाँ पे जा रहे हैं। हमारा एजेंडा जो है, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, हमने एक इकोनॉमिक एजेंडा इसको जरूर बनाया है, लेकिन चाइना की तरफ से ये एक आलमी सफारतकारी का इशू है। वो बिजी हैं अपनी एक विंटर ओलंपिक्स को होल्ड करने के लिए। हम लेके जा रहे हैं एक इकोनॉमिक एजेंडा, और उसके 3 या 4 पहलू हैं। एक तो जिसका आपने जिक्र किया कि $3 अरब का कर्जा हम मांगने चले हैं। वो एक प्रोग्राम है चीन का जिसको कहलाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेफ कहते हैं। उससे पहले भी हम $4 बिलियन वसूल कर चुके हैं। जैसे आपने कहा कि वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उनको आप अपने स्टेट बैंक में जरूर रख सकते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा, हम वो सेकंड फेज CPEC का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लेके जा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है चाइना को मनाने के लिए कि आप गवादर के बंदरगाह को इस्तेमाल करें, और साउथ चाइना सी से माल जो आप भेजते हैं वो आप गवादर के थ्रू भेजें। और चौथा एलिमेंट एक वो ML1 का पड़ा हुआ है, जो आपको पता है जो ट्रेन के ट्रैक्स लाहौर कराची उनको इम्प्रूव करना। अच्छा, अब ये जो स्टेट बैंक की इकॉनमी आई है, जो खास तौर पे बुकिश इकॉनमी थी, जिसको रिसेंट कोविड में पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों ने बिल्कुल इसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग से निकालना पड़ा था। तो हम दोबारा ये किताबी किस्म की इकनॉमिक बटन वुड एग्रीमेंट के उस तस्वीरात वापस चले गए हैं, इससे होगा क्या? अगर मैं आपका सवाल समझा हूं तो वो स्टेट बैंक का जो भी बिल पास हुआ या है। बिल, हाँ बिल, हाँ जी, बिल जी, हाँ जी। जी जी। देखिए, जरा सी समझने की बात है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी है। जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर में किसी भी मुल्क का, उसकी जिम्मेदारी जो है वो 4 सेक्टर्स की होती है। वो शरह सूद का तयन करता है, वो ये तयन करता है कि कितनी मनी सप्लाई होगी या नहीं होगी, कितने नोट छापे जाएंगे। वो तयन करता है कि क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर मुदाखलत करनी है या नहीं करनी। और चौथा इशू है कि जो बैंक्स हैं उनका वो रेगुलेटर होता है, उनको रेगुलेट करना है। तो अगर हम सवाल उठाएं कि क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए, कि इंटरेस्ट रेट का क्या तयन किया जाए, क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत होनी चाहिए कि स्टेट बैंक जो है वो बाकी बैंक्स को किस तरह रेगुलेट करे, तो मैं समझता हूं कि अगर सियासी मुदाखलत रोक दी जाएगी इन 4 सेक्टर्स में, तो ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी उनके मुफाद में होगा। अच्छा, लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा शख्स आके बैठा हुआ, देखें मसला आ जाए कि ऑलमोस्ट वो आके IMF के कहने पर स्टेट बैंक पे ताला लगा देता है, और आपकी सूरत हाल इस किस्म की हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे अमेरिका को भी जरूरत पड़ी थी जिस वक्त उनका कोविड का आया था मसला, तो उनको स्टेट बैंक को अपने साथ मिलाना पड़ा, उसकी इकॉनमी को उस तरह नहीं रह सकी उस तरह। अगर ऐसी क्राइसिस की सूरत हाल होती है और वो बंदा उस तरह करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे इस इकॉनमी को लेकर? जी, 2 सवाल आपने इसके अंदर पूछे हैं। पहला सवाल तो ये है कि स्टेट बैंक को अगर ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो मैंने जैसे बताया कि वो 4 सेक्टर्स की ऑटोनॉमी है। ठीक है। इसका
दूसरा ये है कि जो उनका गवर्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसने गवर्नर को अपॉइंट करना है, वो हुकूमत पाकिस्तान है, वो हमारा अपना एग्जीक्यूटिव है। ठीक। वो हम अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे। जो उनका बोर्ड है, उस बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान की हुकूमत खुद से करेगी। तो ये पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में ही रहेगा। बिल में कहीं ये नहीं लिखा कि आईएमएफ जो है वो बोर्ड का हमारे बोर्ड का या गवर्नर साहब को आईएमएफ अपॉइंट करेगा। तो वो अथॉरिटी तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेगी। ठीक। अब पिछले 50 साल से ये बहस चल रही है कि क्या आज़ाद और खुद मुख्तार सेंट्रल बैंक जो है वो किसी मुल्क के फ़ायदे में होता है या नहीं होता। मुझे याद आता है कि 1960-65 में एक आर्टिकल लिखा गया था और उसमें ये सवाल उठाया गया था। अब दुनिया भर में इस सवाल का जवाब जो है वो जवाब लोगों को जवाब दे चुकी है इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है। और वो जिन ममालिक ने आज़ादी और खुद मुख्तारी दी है उन 4 सेक्टर्स के अंदर वहाँ पे जो प्राइस लेवल है, जो शराय अफराते ज़र की शरह है, वो कंट्रोल में रही। जिन ममालिक ने आज़ादी नहीं दी और जिन ममालिक ने सियासी मुदाखलत की इजाज़त दी है सेंट्रल बैंक के अफेयर्स के अंदर, उनकी मईशत का हाल जो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ख़राब हुआ है, सीधी सिमत पे नहीं चला। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड का एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने सारा देखिए, जैसे हमने कहा कि चरह सूद चूंकि बढ़ा दी जाएगी तो हमारे प्राइस कंट्रोल जो है वो हो जाएगा और इन्फ्लेशन रुक जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ये किया। लेकिन जब इस वक्त कोविड आया तो उन्होंने रिमार्केबल लेवल पर चरह सूद नीचे ले जानी पड़ी और ख़ास तौर पर फिर इंटरवीन करना पड़ता गवर्नमेंट को उस स्टेट बैंक के फंक्शंस के अंदर। देखिए, स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का इदारा ही रहेगा। अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो फिर क्राइसिस सिचुएशन में दुनिया के पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर डालेंगे। अभी हम नॉन क्राइसिस सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत का जो बजटरी खसारा है अगर वो आसमान से बातें कर रहा है और हुकूमत के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपको स्टेट बैंक कर्जा नहीं देगा, तो ये एक इंसेंटिव होगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी आमदन और अपने अखराजात को बैलेंस करना सीखे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि 752 अरब रुपया बचता है फेडरल गवर्नमेंट के पास कर्जे वर्जे दे के सब कुछ कर करा के एनएफसी अवार्ड के बाद। ये 752 अरब में फौज भी पालनी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, को 101 सफारत खाने भी हैं, 25-30 एयरपोर्ट भी हैं, रेंजेस भी हैं, सब कुछ है। ये 752 अरब रुपए से किस तरह मईशत चलेगी और क्या टैक्स हमारा रेवेन्यू जो है आगे बढ़ाया जा सकेगा? जी, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये बहस के काबिल सवाल है। थोड़ी सी अगर मैं अमाउंट दुरुस्ती कर दूं, जो बजट हमने अभी जून में अनाउंस किया गया था उसके मुताबिक विफाकी हुकूमत के पास सूबों को बांटने के बाद तकरीबन 4000 अरब रुपया बचता है। 4000 नहीं, लेकिन उस पर किस्त दे देना आप, डेट सर्विस से निकाल के मैं कह रहा हूँ। जी, 4500 अरब रुपया बचता है। उसमें से 3000 अरब जो है वो हम डेट सर्विसिंग में दे देते हैं और बाकी हमारे पास तकरीबन 1500 अरब बचता है और लगभग 1400 अरब हमारा जो है वो डिफेंस का बजट है, डिफेंस की एलोकेशन है। तो आप समझिए कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस बजट, डिफेंस के अखराजात देने के बाद हमारी जेब जो है वो खाली हो जाती है। और फिर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने कोई 500 अरब रुपया चाहिए सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कोई 1000 अरब की सब्सिडीज हैं, कोई 700 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं। वो सब पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? ये देखिए, हुकूमत, ये आईएमएफ भी हमें यही सिखाना चाह रही है कि आपकी जो आमदन है आपके अखराजात के मुताबिक होनी चाहिए। जिस तरह हम रह रहे हैं, जिस तरह हमारी हुकूमत रह रही है, वो अपने सारा का सारा फोकस टैक्सेस के ऊपर करती है कि टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर लिए जाएं और फिर टैक्सेस इकट्ठे करने के बाद वो 2000 अरब रुपया पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील और पीआई जैसे इदारों में डबो देती है। 700-750 अरब जो है वो कमोडिटीज ऑपरेशन में डबो देती है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये सीखना होगा कि जितनी उसकी आमदन है उसके अंदर किस तरह रहना है। लेकिन एक चीज और मैं अगर ऐड कर दूं आपकी इजाजत से, आई थिंक 18वीं अमेंडमेंट जो उसके तहत जो एनएफसी अवार्ड हुआ था वो मेरे नजदीक सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि ये दो बड़े अखराजात जो आपने बताए जिसमें डिफेंस है और जिसमें डेट सर्विसिंग है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यही बात है, ये बात है।
ये कर्जा जात जो हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर स्पेंड नहीं किए गए थे, इनमें पूरे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और जो 1400 अरब का डिफेंस का बजट है वो सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। वो दिफाई खर्चाजात जो अखराजात जो हैं और वो दिफाई फोर्सेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए बनाई गई। बिल्कुल सही बहुत बात खूब, है, बहुत जबरदस्त सजेशन है जी। ये बहुत बात अच्छा बिल्कुल point है, ठीक बहुत शुक्रिया बहुत फारूक अच्छा सलीम साहब, point आपने है बड़ी कि ये तफसील से दोनों बात चीजें, कर्जा सबका लिया है, अदा फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, डिफेंस सबका हो रहा है और अदा जो है फेडरल। मेरा ख्याल इसीलिए सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। इस तरह से सुबह को तकसीम कर दो, खुद ठीक हो जाएगा मसला। सुबह अपना अपना हिस्सा दे दें, इसके लिए भी दे दें, उसके लिए भी दे दें, डेट सर्विसिंग के लिए दे दें, डिफेंस के लिए दे दें। मेरा ख्याल है कि बैठ के नए सिरे से बात करनी पड़ेगी सुबह को। करने पड़ेगा, चलिए देखते हैं वरना वो उसकी बात पर इत्तेफाक राय से, वरना 18वीं मिनट खत्म। बस उस पर बात भी तो होती रही है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।